नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया। अब तक मैंने मुर्दहिया के 3 अध्याय समाप्त कर लिए हैं। चौथे अध्याय का आधा भाग समाप्त हो चुका है। चौथे अध्याय, जिसका शीर्षक है मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, का अंतिम हिस्सा मैं इस वीडियो में पढ़ूंगी और आगे के अध्याय अगले वीडियो में। तो शुरू करते हैं मुर्दहिया का चौथा अध्याय का अंतिम हिस्सा। जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया, उस समय बस्ती के लोग निजामाबाद के उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चितता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफ़ी अंधविश्वासी बना दिया था। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बाग सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे इस झुंड में सुमरिया भी शामिल थी, जो अपनी हुक्की तथा चीलम को साथ ले जाना नहीं भूल पाई थी। वह कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ाकर हमारे कारवां से कहती कि सभी कहीं रुक जाए ताकि वह आग जलाकर हुक्की से तांबाकू पी सके। उसकी यह मांग अमान्य कर दी जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सुमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिरपरिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगत पर खड़ी होकर गालियों की बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीरवन नामक गांव के विशाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर सभी मोहित हो गए थे। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े नजर आते थे। यह ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उठती अनेक पक्षियों की घुली मिली आवाज़ें हमारे लिए एक न समझने योग्य भाषा की तरह इशारा कर रही थी। हम वहीं 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी तथा सुमरिया की हुक्की के ऊपर चीलम में आग धधक उठी। इस पड़ाव में यह भी खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं, बल्कि हुक्की चीलम के काम आ रही थी। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पर पहुँच गए। वहाँ रात भर का पड़ाव था, क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतज़ार में थे। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके साथ ले गए थे, जिससे सोहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सूअर के छौने की बलि भी देनी थी। मेरी माँ सोहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वालों के साथ छौना ढूंढने निकल पड़े। वहाँ मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सूअर पालने वाले सैकड़ों छौनों को जाल में लपेट कर बेच रहे थे। उसमें 2-3 किलो के छौने 3 से 5 रुपए में मिल जाते थे। शीघ्र ही हम छौनों को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छौनों की बलि के साथ साथ वेश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। मंदिर के पुजारी ही छौनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहाँ नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहता था। मेरे गांव वाले इन्हें मेला घूमनी कहा करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेला घूमनी 2 रुपए में ढूंढ लाए। इन मेला घुमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रखता था और नृत्य के समय मेला घुमनी के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। इस बीच बलि का छौना भी सिरविहीन हो जाता। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घुमनी के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ का सोहारी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सोहारी हलवा दूर जा गिरा तथा देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील की चोट से मेरा हाथ
फाड़ दिया था। छौनों की बलि तथा खाद्य सामग्री के कारण वहाँ हजारों की चील कौवे आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहते थे। मेरे पिताजी कुछ ताज़ा गोबर ढूंढ कर लाए और मेरे घायल हाथ पर चोप दिया। वे कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नज़ारा उभरने लगा। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे थे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सुअर खरीद लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इन्नर भगवान की जयकार करने लगे। वे कहते थे कि अब इन्नर भगवान खुश हो गए हैं, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 के आगमन मेरी चिंता को धधका दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नंगर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब 6ठी से देकर 10वीं तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया था। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी घटना सिद्ध हुई, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुसाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगरसंडी गांव के रहने वाले थे जहां के बाबू परशुराम सिंह थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह से पागलपन में बदल गया। मुंशी जी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता, यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे ज़बानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा। जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वह अक्सर दोहराती रहती कि सुनने में आता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते थे। इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम 2 ऐसे हरवाए थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज़ रीडिंग आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ न जाए, इस चिंता में दादी मुझसे हमेशा कहती रहती, हरदम अंड बंड मत बोलल करा। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा यह पागलपन बढ़ता जा रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही 6ठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा के कारण 6ठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई। लोग रोपनी के लिए धान की जरई तैयार करने लगे था। गांव में खेतों में लेव लगाते। खेत में चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने को लेव लगाना कहते हैं, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस के 3-6-7 फीट लंबी कड़ियों को एक साथ पटरी ठोक कर चौड़ा बना दिया जाता था, जिसे हेंगा या पाटा कहा जाता था।
हेंगा को मोटे रस्से में बांधकर जुआठे में नधे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाता था तथा हरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हेंगने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का यह बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल और का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी नाले, डबरा डुबरी, यहाँ तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज़्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भूखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियां मारने के सिलसिले में एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कंटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चों को, जिसे जरई कहा जाता था, को माँ मछलियाँ अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर उधर से चला करती थी। मैंने केंचुआ से गुथी कटिया को इन जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछाल कर ज़मीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाव वजन वाली गिरई जो अपनी जरइयों को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को ज़मीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयाँ इधर उधर बिखर गई, ऐसी दिशा विहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिछी काई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया जाता है। इन मातृविहीन जरइयों को दिशाविहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगुर तथा रेउमा की निरंतर जारी रहने वाली चिचियाती धुनों में हजारों मेढकों की टटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वहीं गुबड़ौरों का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगे कि मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़का कर वे किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हों। ढिबरी तथा लालटेन जैसे रोशनी के स्रोत पर पतिंगा का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नागपंचमी की आहट पाकर चुड़ियारिन गांव गांव घूमकर कजरी विधा में गाने लगी। एक दिन छल कैले हो मुरारी सुनिए, बन के अले चुड़ियारिन सुनिए ना। गोदना गोदने वालियां भी ऐसी धुन पर फेरी लगाने लगी। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। गांव के दलित मजदूर और मजदूर ने लोकगीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगी। इसी बीच घुमंतू नटों की गांव के बाहर सिरकियां भी गड़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी, किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो उठी थी। उसी बरसात में करीब 15 सदस्य घुमंती नटों के एक झुंड ने हमारे दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपनी सिरकियां लगा ली। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी। उन्हें सैनिक टेंट सरीखे गाड़ कर नट रात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खाना बदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते थे, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती रहती थी। ये नट आल्हा गाने में माहिर होते थे तथा ढोल वादन में अत्यंत पारंगत। हमारे गांव में जिन नट परिवारों ने सिरका लगाया था उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुर्कों जैसा प्रतीत होता था। उस परिवार की युवतियाँ अत्यंत सुंदरी थी, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। अपनी किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। वे सब कुछ आल्हा गा गा कर मनवा लेते थे। वीरता भरे किसी भी आल्हा प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसा दृश्य पैदा कर देते थे जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते थे। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुर्दहिया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया तथा करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बना बनेठी, तलवार आदि भांजना सीखने लगे।
अखाड़े में नट तरह तरह के दाव सिखाता तथा वहाँ भारी भीड़ तमाशबीनों की इकट्ठा हो जाती। एक बार सिखा दी गई तरकीबों की प्रैक्टिस के लिए वह नट बीच बीच में वीर रस से ओतप्रोत ढोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता था कि ये सारी नट विद्याएं सबके सिर चढ़कर बोलने लगती थीं। हमारे परिवार के 2 युवक सोबरन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे। नटों द्वारा ऐसी पहलवानियाँ एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती थीं, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। जिन जिन के घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर आल्हा का आयोजन करता था। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आल्हा का आयोजन हुआ, उस दिन सैकड़ों लोग वहां उपस्थित हो गए थे। लोग घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर आल्हा सुनते रहे। अंततोगत्वा जब वह नट समूह हमारी बस्ती से विदाई लेकर अपनी सिरकियां उखाड़ने लगा तो घर घर में मातम सा छा गया था। जब वे सिरकियों को अपने पालतू घोड़ी की पीठ पर लाद कर एक अजनबी मंजिल की ओर जाने लगे तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाहों से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का यह झुंड मुर्दहिया के रास्ते हमारी आंखों से ओझल हो गया। जाहिर है उस बरसात के सूखाग्रस्त गांव की दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब जो चिट्ठियां मुझसे लिखवाई जाती उनमें किसुनी भौजी जैसी युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी शामिल होने लगा। उनके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत में महाकवि जायसी की ये पंक्तियाँ, बरसे मघा झकोरी झकोरी मुर्दो नैन चुवै जस ओरी। उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना चालू तो पहले ही हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नहीं नजर आता था। पहली बार 1959-60 में जाड़ों में हमारे क्षेत्र में जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया था, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी आयोजित होने लगी। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे एसडीओ, बीडीओ, तहसीलदार तथा डीएम आदि इन स्कूल का दौरा करने लगे। ऐसे प्रदर्शनियों के अवसर पर मुझे यह अनुभव होने लगा था कि 2 वर्ष पहले कौड़ा तापते हुए मुन्नर चाचा जो कुछ भी रूस में सामूहिक खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते थे, उसका साकार रूप इनमें दिखाई देने लगा था। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहलहाती फसलों के बड़े बड़े नमूने रखे गए थे। वहाँ बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम के समय बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा आयोजित किए जाते थे। उस समय जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा गायक थे जो अपनी गायन शैली में विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किए हुए थे। उनका नाम था जयश्री यादव। लोहे की करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज में इन लाइनों हुई हैं अब कल्याण पंचवर्षीय योजना से, हरा भरा खेत खलिहान पंचवर्षीय योजना से को गाते थे तो सभी रोमांचित होते थे। ऐसी प्रदर्शनियों के बाद गांव-गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे। साथ में कभी कभी स्कूल के कृषि छात्र भी होते थे। वे सभी डिबलर के बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते रहते थे। डिबलर लकड़ी का 1 दर्जन खूंटियों वाला चौकोर खांचा होता था। इसके इस्तेमाल से खेतों में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेद में फसलों के बीज बोए जाते थे। उस समय डिबलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता है। इन सब क्रियाकलापों ने नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी निखरने लगी थी। लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत बैसाख के दिनों में जौ, गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलितों के बीच काफ़ी खुशहाली छा गई थी। इसका कारण था कुछ महीनों में के लिए उचित भोजन की व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। भादो भैंसा चैत चमार, इनसे कबहू लगै न पार। इस निरादरपूर्ण अमानवीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। उपरोक्त उक्ति से यह भी प्रकट होता था कि भारत का सवर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही ज़्यादा पसंद करता है। हाँ, यह भी अवश्य परिवर्तन आया था कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर पुनर्जागृत हो गए। हल्दी की रस्म तथा मटमंगरा के गीत दलित बस्तियों में गूंजने लगे। ऐसे अवसरों पर सोने के थारी में जेवना परशुरामा, जेवन न जेवे हमार बलमा, यह एक अत्यंत प्रचलित लोक गीत हुआ करता था, जिसे मटमंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता था।
इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोहबर कलाकृतियां विभिन्न रंगों में उभरकर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखेरने लगती थीं। दीवार पर गेरू तथा हल्दी से जो पेंटिंग की जाती थी उसे कोहबर कहा जाता था। ऐसी कलाकृतियों में केले के का पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष, बाण आदि शामिल होते थे। इन कलाकृतियों को कोहबर लिखना कहा जाता था। चिट्ठी की तरह कोहबर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश में रहते थे। अतः मैं जब तक गांव में रहा, शादी किसी के घर हो, कोहबर मैं ही लिखता था। एक विशेष बात यह थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन सवर्ण जातियों में नहीं था। इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चली आ रही दलितों का यह बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला एवं संगीत का न सिर्फ संरक्षक रहा बल्कि उसका वाहक भी है। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया था। शादी विवाहों के इन अवसर पर भाण मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच एक आम बात थी। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायक, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बल्कि वही अधपिटवा गुजारा करने वाले हरवाहे हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुराने उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाते थे। मेरे नलिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे जो एक बड़े हाजिर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। इन भाण मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह से व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जाकर खेतवा दिन भर जुतनी, ऊहे देला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी तरह बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियां जो नंगी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देने वाली होती थी, उन्हें वही हरवाहे नर्तक गा गा कर अपनी नृत्य कला को बेहद आकर्षक बना देते थे। उदाहरण के लिए, मैं तो हूँ जवान मोर बल माँ लरिकैया, आधी आधी रतिया के बाबा मांगे पनिया, मैं तो हूँ जवान पियासल बाबा ले गई लो पनिया, बाबा के बोहरिया परो धई लो करी हैया, उतो लगले बोले जैसे बकरन की नैया। इसी कुरीति पर एक विरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे। जैसे, बाबा विदा कर ले लरिका का मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। उपरोक्त पंक्तियों में छिपा गूढ़ रहस्य यह है कि गांव में अरहर के साथ उस जमाने में हमेशा सनई की फसल मिलाकर तैयार की जाती थी। सनई से पटसन बनता था तथा उसके फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इसमें मूंगफली जैसे सैकड़ों फलियां लग जाती थीं, जिनके अंदर तीसी की तरह बीज भरे होते थे। सनई की ये फलियां जब पककर सूख जाती थी तो उनके तने जरा सी चीज के स्पर्श से हिल जाते तो यकायक इनके पूरे पेड़ से सैकड़ों घुंघरू जैसी खनक गुंज उठती थी। उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य यह है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पत्नी को उसका ससुर अरहर और सनई की संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते से विदा कराकर ले जा रहा है। अतः सामाजिक रूप से अमान व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनई के पौधों से घुंघरू गूंजती आवाज़ों से सारा रहस्य उजागर हो जाता है। गीत गोविंदन में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण के शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बंधी पायल के खनक जाने से जो रहस्य खुल जाता है, उससे कहीं ज़्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इन अधपिटवा दलितों की सनई से उजागर हो जाता है। इस प्रकार इस प्रकरण में सनई की फलियां राधा के पायल से कहीं ज़्यादा खनकती नजर आती हैं। ऐसे ही पति के बूढ़े होने की शिकायत करती युवती भी का विरह भी इस लोकगीत में प्रस्फुटित हो जाता था। कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी, मिलल हमें बूढ़वा भतार, भैया कैसे सपरी, होई हैं कैसे बेड़ा पार, भैया कैसे सपरी। इसी प्रकार इन नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज़ को अंधविश्वासों के दबाव में न स्वीकारने की भावना भी परिलक्षित होती रहती थी। उदाहरण के लिए, जब सरकार अंग्रेजी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में कस्बाई दवाखाना भेजने लगी तो दलित उनसे इलाज कराने में हिचकते थे। इसलिए वे अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपनी
बीमारी बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगे थे, बीमार बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगते थे। जैसे, हे डॉक्टर बाबू बीमार भइल बकरी, सझिया के चर के आइल खेतवा में लतरी, हे डॉक्टर बाबू बीमार भइल बकरी। इन लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, शीरी फहराद, सुल्ताना डाकू जैसे नाटकों का मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते थे। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली में होता था। मूल नाटक के खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथ को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में मोहे ले चल रे मोहे ले चल गाने लगता था। कुतूहलवश एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी से मंच पर आते और वैसा ही करना शुरू कर देते थे। ऐसा लगता था कि मोहे ले चल रे मोहे ले चल कोई छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, अंततो गत्वा दर्शक भी मोहे ले चल रे मोहे ले चल गाने लगते थे। इस तरह इस लोक कला में दर्शक विलुप्त हो जाते थे। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहते थे। यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुकड़ची नर्तक होता था। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आवृत्ति में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता रहता था। इन कलाबाजियों में उसका मुकाबला दफलची स्वयं करता था। मेरे दादा के छोटे भाई के बड़े बेटे सुन्नर काका सिद्धहस्त दुक्कड़ची थे। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क की ध्वनि पर कहरौआ। हुड़क डमरू की आकृति वाला, उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता है जिसे कलाकार अपनी बाहों के नीचे कांख में दबा देता था तथा उसे अपनी केहूनी से बजाता था। यह बड़ा गजब का वाद्य था जिसमें बहुत सुरीली कहरवा शैली में आवाज़ निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच बीच में दही 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 दे दही 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 दे नामक तकिया कलाम भी ठोक देता था। हुड़क वाले का दही दही दे अत्यंत आकर्षक होता था। उस जमाने में भी इस शैली वाले कलाकार बहुत कम मिलते थे। आज के ज़माने में तो वे संभवतः विलुप्त ही हो गए हैं। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा हो जाता था। अतः दूर दूर तक के गांव में मैं रात भर घूम घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के लिए देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांव के मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था तथा सुबह होते ही घर वापस आता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गालयुक्त अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएं सिर्फ दलितों के बीच ही केंद्रित थीं। सवर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं होती थी। शायद यही कारण था जिसके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण जुड़ गए थे, जैसे चमरौआ नाच या गाना, धुबियौआ नाच, कहरौआ धुन, गुड़ईता नाच हुड़क के साथ आदि। इस तरह उस अकाल का दुर्दिनिया असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं से गुलजार हो गई थीं। इसी बीच अंग्रेज़ी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी थी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तहान होने वाला था। उस समय तिमाही, छमाही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तिहान की फ़ीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फ़ीस की मांग कर दी। इस पर उन्होंने खींच कर बोल दिया, इस ससुरा सब इम्तिहाने के बदले पैसा ले जाए के नोनियानिया का पकौड़ी खा ले। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव की एक नोनिया जाति की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोली थी, जिसकी शोहरत दूर दूर के गाँव में हो गई थी। मुन्नर चाचा की यह बात मुझे बड़ी गहराई से छू गई, क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली दुकान के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। खरीदना या खाना तो दूर रहा। अतः मैं इस झूठे आरोप से इतना हत हुआ कि घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन मैं घर से स्कूल के लिए चला। गांव के कुछ लड़के मुर्दहिया पर गाय भैंस चरा रहे थे। मैंने अपना बस्ता एक लड़के को देकर यह कहा कि इसे मेरे घर पर दे कर कह देना कि मैं किताब खरीदने बरहलगंज बाज़ार जा रहा हूँ, अतः शाम तक घर आ जाऊँगा।
यह कहकर मैं गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्लभपुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। आसनसोल में आसनसोल में एक काम करता था, उसका नाम टेनी काका था। वे कहा करते थे कि रेलिया के पटरिया के निचवा सोई के बिना टिकटवे के आसन सुर चौंपी जाइला। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए उनसे प्राय पूछता था कि रेलिया का पटरिया का होला। वे बताते थे कि बैठने या सोने के लिए बोरित्त जैसन यानी बेंच जैसा फट्टा होता है, जिसके नीचे वे छिपकर सो जाते थे। उनकी बताई गई यह विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही। यही सोचकर दुल्लापुर की ओर चला कि रेलिया के पटरिया के नीचे ही छिप के कलकत्ता हमहू चौपी जाइबे। किंतु आधी दूरी तक करने के बाद चिरैया कोट थाना तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारण यह था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या। साथ ही यदि दुल्लापुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफ़र कैसा होगा। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। कभी सोचता था कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो शाम बाजार वाले टाना रिक्शा खींचने वाले विश्राम को ढूंढूंगा, तो कभी बेलिया घाटा के मुरबीदास की याद आती थी। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि कलकत्ता में बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ा बकरा बनाकर रख लेती हैं। अतः इससे भी आतंकित हो गया था कि यदि भेड़ा बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा न जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रहीं। अंततः गत्वा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया तथा कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उसी चिरैया कोट के थाने की इमारत से टकराकर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। जी चाहता था कि कुछ भी खाने को मिल जावे तो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास अलदेमऊ सरौना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की खड़ी फसल दिखाई पड़ी। चुपके से मैं गन्ने के अंदर घुस गया। बड़े धीरे से एक गन्ना तोड़ा, उसके पत्तों को छुड़ाकर उसके ऊपरी हिस्से, हरे हिस्से जिसे गेंडा कहते हैं, को धीरे से चटकाया। गन्ने की झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कोई मुझे चोरी करते देखा तो नहीं। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी सड़क पर स्थित बबुरा धनहुआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहां 5वीं कक्षा का इम्तहान दिया था। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचरण भैया मेरे सामने खड़े हो गए। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सोचने लगा कि इससे आगे कहाँ जाऊं। अब बिल्कुल अंधेरी रात हो चली थी। बीच बीच में अचानक किसी एक्का में नधे घोड़े की टाप सड़क पर बजती सुनाई देने लगती थी। मुझे याद आया कि मेरे चचेरे भाई वही पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की ससुराल बबुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। पता के नाम पर इसका पता था कि बबुरा के पास वाली चमरौटी। मैंने इस चमरौटी को इधर उधर पूछते ढूंढ निकाला, क्योंकि इससे पहले वहाँ कभी गया नहीं था। गोकुल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए थे। वे लोग मुझे देखते ही अचंभित हो गए और समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ सा लगता है। वे लोग बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतजाम करना उनके लिए एक समस्या थी। घर के अंदर चल रही कनाफूसियों से इसका मुझे आभास हो गया था। वे लोग एक मोटी रोटी और कुछ कर्मी का साग सुबह बच्चों के खरमिटाव यानी नाश्ते के लिए बचा कर रखे थे। अतः उनका खरमिटाव मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने एक ही जड़ से निकले हुए जुड़वा ताड़ के 2 लंबे पेड़ थे। वहीं एक झिलगा डालकर मुझे सुलाया गया। कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी में उत्पन्न संभावित कलह की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को लगातार रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक बहाव से जूझते सोचने लगता था कि करते हुए मेरे पैरों के पास जमीन पर किसी बड़ी सी वस्तु धम्म से गिरने की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पेड़ों का भूत है, इसीलिए लाख चाहने पर भी
मैं न तो उस वस्तु की तरफ देख सका और न ताड़ ऊपरी झुरमुट को। भूतह माहौल से बहुत डर गया था। अब कहाँ सोऊं इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के मारे झोपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों को ही बुला नहीं सकता था। लगभग कंपन की मुद्रा में बैठा रहा। जैसे तैसे मन ही मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरी वस्तु की तरफ देखा। इसकी वही पुरानी प्रसिद्ध लाइनें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस रात मेरे काम आई। और वह वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई, जिसे हमारे गांव के लोग तरकुल या का कुज्जा कहा करते थे। मैंने उसे उठाकर रख लिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुज्जे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तमाम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए भरी दोपहरी में मैं अपनी उसी पुरानी मुर्दहिया पर एक बार फिर आ पहुंचा। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से कुछ ही दूर स्थित अपनी दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ाता, फिर डर के मारे मुर्दहिया की तरफ वापस आ जाता। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो जो होनी है वह होगी ही, मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। उस समय मैं तुलसीदास जी के शब्दों में तरु पल्लव मह रहों छिपाही, करें विचार करौं का भाई वाली स्थिति में आ गया था। मैं घबराकर मुर्दहिया के उस हिस्से में एक सिंघोर के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांस पिंड पर झपटते गिद्ध तथा जवाते हुए कुत्तों की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एकमात्र नट परिवार के मुखिया सोफी कंधे पर ढोल टांगे किसी अन्य गांव से आल्हा गायकी के बाद अपनी झोपड़ी की तरफ जाते दिखाई दिया। मुझे देखते ही वे कहने लगे, तू कहाँ चला गवा था बाबू? तुमरे घरे रोवन पड़ा था, लोगन एहर ओहर खोजन निकला है, चल चल घर चल। घर चल सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। सोफ़ी मुझे पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़े। वे जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम लेकर बुलाने भी लगे। साथ ही बीच बीच में वे अपनी ढोल पर एक जोर का तमाचा भी जड़ देते थे। उनका यह विचित्र ढोलकची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ चल पड़े, जिनमें मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा भी शामिल थे। मेरे पास पहुंचते ही नग्गर चाचा सबको कहने लगे कि कोई इसे कुछ न कहे, वरना यह फिर भाग जाएगा। उनकी इस वाणी से मुझे बड़ी राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से फिर रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ शामिल हो गई। गांव की अनेक औरतें भी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोई लरी के पते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किसुनी भौजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देसवा तू छोड़ के देबा बाबू, तो हमारी चिट्ठियाँ के लिखी। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अनेक जुमले मुझे उस दिन सुनाई पड़े। गांव के फेरू काका गुस्से में घर पर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। वे मेरे ननिहाल तरवा मुझे ढूंढने चले गए थे। वे उस दिन शाम को घर वापस आने पर मुझे देखकर स्वयं जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कहियो हरवाही करे के ना कहब, तू जितना पढ़ल चाहत हुआ उतना पढ़ा, अब केहू ना बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर कुटी पर बाबा हरिहर दास ने उन्हें रामायण से सगुन निकालकर बताया था कि लड़का घर वापस जरूर आएगा। इस सगुन के बारे में उन्होंने कहा कि बाबा हरिहर दास ने उस पन्ने को खोल कर देखे तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। बाबा ने इसका मतलब सुसमाचार के रूप में निकाला। मेरे धर्मांध पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का सगुन कभी झूठा साबित नहीं होगा। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, किंतु उससे जुड़ी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रहीं। स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफ़ी स्तब्ध हो गए थे। मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पाणे तो मेरे घर से भागने से लेकर वापस आने तक के वृत्तांत को सुनकर स्वयं दूसरे को सुनाने लगे थे। वे तरकुल के कुज्जे वाली भुतई घटना का खूब मजा ले लेकर औरों से गुणगान करते थे। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चहेता बन गया था। इस बीच बाबा हरिहर दास ने भी मुझे आश्वस्त किया कि वे मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना साबित हुई। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठता तो सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया है।
ऐसी बातें मुझे बहुत खलती थीं। उसी समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया, अतः टोटका स्वरूप वह रात के अंधेरे में सरसों के तेल से मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। कौतूहलवश किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रही हो, कुछ खो गया है क्या, तो वह तुरंत घर में यह कहते हुए वापस आ जाती थी कि वह रतौनी ढूंढ रही थी। रतौनी आँख की एक बीमारी होती थी जिसके चलते रात में दिखाई देना कम हो जाता था। गांव में सबका विश्वास था कि दिया बाती जलाकर रतौनी ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने से यह टोटका सफल हो जाता है और फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इस टोटके से वह ठीक हो गई। मुझे ऐसे टोटकों के प्रति आशंका तो होती थी, किंतु घोर अंधविश्वासी माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता था। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले जाते देखकर कौवे झपट्टा मारने लगते थे। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पांव किसी के सिर से टकरा गया तो इसे बहुत बुरा अपशकुन माना जाता था, जैसा कि इसके काट के लिए किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था। जैसा कि इसके काट के लिए ताकि वहाँ पर रुदन शुरू हो जाए। एक ऐसी ही घटना नग्गर चाचा की बड़ी बहू बसमतिया भौजी के साथ हुई। इसी भौजी के पिता तथा चाचा ओझा सोखा थे। नगर चाचा कहने लगे कि असुगनिया का सनेसा असुगनिया से ही भिजवावे के चाहिए। अतः इस अपशकुन की काट का संदेश भेजने के लिए मेरे जैसे अपशकुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। मेरे लिए यह एक विराट संकट था कि एक जिंदा व्यक्ति को कैसे मृतक घोषित करूं, वह भी उसके माँ बाप के सामने। अंततोगत्वा मैंने लगभग 10 किलोमीटर दूर उनके गांव मंगरपुर जाकर बसमतिया भौजी की मृत्यु का सनेसा सुना ही दिया। उनकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पुनः घबराते हुए बोल दिया कि कौवा मुड़वा पर झपट्टा मार ले रह लें। इतना सुनते ही बड़ी राहत के साथ रुदन शांत होते ही असकुन के टल जाने का इत्मीनान हो गया। उस दिन मंगरपुर में जोर की आंधी आई थी, अतः खूब धूल धक्कड़ का माहौल था। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा सोखा के घर वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा बहकर ओझा के घर के पास आ गया था, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट दिया था। अतः वह क्षणिक मातम एक उत्सव में बदल गया। संयोग देखिए कि उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते ओझा ही के घर ओझैती कराने के लिए आ गया। इन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था। आखिर उनके ही घर में कटा हुआ बकरा पकाए जाने के इंतजार में पड़ा हुआ था। ओझैती तो जमानी ही थी, अतः ओझैती के लिए बकरे के मालिक ने 1.25 रुपये अच्छत में दिया। लौंग काटते हुए जय भवानी काली माई की उद्घोष के साथ गिड़गिड़ाते हुए ओझा बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गुड़वा कुक्कुर साफ दिखाई दे थी, साफ दिखाई दे थो, अब जात हो चली गई, अब भवानियों माई के ना दिखा थो, ले गईल दुई गुड़वा कुक्कुर तोहरे खस्सी के। इसके बाद ओझा बाबा ने समझाया कि दुई गुड़वा कुक्कुर कहीं गायब हो गया, जिसे भवानी माँ भी अब नहीं देख पा रही हैं, अर्थात बकरा अब जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो भवानी माँ जरूर बता देती। ओझौती से आश्वस्त होकर बकरे का मालिक, जो बगल ही के गांव का एक खेत मजदूर था, वापस चला गया। ओझा को अच्छत में मिला 1.25 रुपया मसाला खरीदने के काम आया और शीघ्र ही सी कर चभकने वाली दावत का सभी ने आनंद लिया। जब दूसरे दिन मैंने घर वापस आकर द्विगुड़वा कुक्कुर की कहानी सुनाई तो नग्गर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण यह था कि उस द्विगुड़वा कुक्कुर की दावत में से वे स्वयं वंचित रह गए थे। स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी। लेजर के समय अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ जाते और कोई गणित तो कोई अंग्रेजी का ग्रामर पूछने लगता। मैं तुरंत खपड़े से ज़मीन पर आदिमानव की तरह लिखना शुरू कर देता था। इस तरह मेरी समानांतर कक्षा 12 महीने जारी रही। शायद भविष्य में प्रोफेसर होने की यही मेरी पृष्ठभूमि थी। इसी बीच मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित जी की हरवाही चला करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू होने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। हरवाही के चलते वह हमारे पूरे परिवार से घुली मिली रहती थी। स्कूल आते जाते जब भी वह साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल करवाती रहती, विशेष रूप से गणित।
वह भैया के संबोधन से मुझे बुलाती भी रहती थी। एक दिन वह स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेले खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से ही देख रहा था कि कोई नाले में थोड़ी दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता है। हुआ यह था कि अचानक नाले में ज्वार की तरह अधिक पानी चढ़ाया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थीं, अतः वह अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु अधिक पानी की चढ़ाव के कारण वापस आ जाती थी। वह नाले के कई हिस्सों में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं किया जा सका। मैं जब वहां पहुंचा तो मैं बेझिझक मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाला पार कराता हूँ। जैसे ही मेरे जैसे लड़के पानी चढ़ आने पर हमेशा अपनी धोती उतार कर अंगोछा पहन लेते हैं और फिर नाला पार करके पुनः सारे कपड़े पहन कर स्कूल जाते थे, मैंने भी अंगोछा पहन लिया। मेरा कुर्ता, धोती तथा बिस्ता बेझिझक उसके हाथों में पकड़ लिया और मैं ज़मीन पर बैठकर उसके घुटने के नीचे के पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका धड़ मेरे कंधों पर चला गया। कमर भर पानी में हल कर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पार कराते थे, अतः मेरे अंदर भी इस प्रक्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। अचानक एक बड़ी मुसीबत यह आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस नए केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है तिल का ताड़ बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें गर्म होने लगी। ये अफवाहें उसके पिताजी को भी सुनाई पड़ी। घबरा कर उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। वह मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के ही अंदर उसकी ससुराल ढूंढ ली गई। विदाई के समय मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती रही कि हमार पढ़ैया छूट गईल हो बाबा। जाहिर है शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था तो फिर मालिक पुत्री न जाने कितना आगे जाती, किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वह अपनी ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इस संदर्भ में वर्षों बाद जब सन 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं पश्तो भाषा पढ़ रहा था तो काबुल के प्राध्यापक बेदिक हादसाक साहब ने पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो साहित्य में मलाली की लड़ाइयाँ सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे दोहे जैसी रचनाओं को पश्तो में लड़ाई कहते हैं। मलालई किसी मध्ययुगीन अफगानी राजा की बेटी थी जिसका लगाव उसके ही एक गुलाम से हो गया था। घबरा कर राजा ने मलालई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास न कागज़ था न कलम, अतः वह उंगलियों को घायल करके निकलते हुए खून से दीवारों पर लड़ैया लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध हुई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई मलालई गुजर गई। यहीं समाप्त होता है अध्याय 4। आगे के अध्याय अगले वीडियो में। धन्यवाद।